नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए शुरू करते हैं रोज की तरह आपका फेवरेट शो चक्रव्यूह और देखते हैं आज कौन सी 4 कहानियां हमने वोटिंग के लिए आपके सामने रखी थी। तो पहली कहानी, एआई के मकर जाल से कैसे निकली अभिनेत्री काजोल। इस खबर को 16% लोगों ने वोट दिया है। अगली कहानी थी, आ गए लाउड स्पीकर, किसको लग रहा है डर। इस खबर को 25% लोग देखना चाहते हैं। अगली खबर जो थी, ट्रंप ने शहबाज शरीफ को कैसे बनाया मुर्गा। इस खबर में दिलचस्पी 27% दर्शकों ने दिखाई है। इसके साथ ही जो आज की बड़ी स्टोरी बनकर आई है वो है, योगी चले जापान, क्या है उनका प्लान। इस खबर को 32% लोगों ने वोट दिया है। आज की लीड स्टोरी यही है जो कि आपने पसंद भी की है। तो शुरुआत इसी खबर से करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार से विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। वो पहली बार विदेश यात्रा पर मुख्यमंत्री के तौर पे जाएंगे। वो सिंगापुर और जापान की 5 दिनों की यात्रा पर होंगे। बीजेपी वाह वाह कर रही है और विपक्षी आह आह कर रहे हैं, यानी सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदेश यात्राओं में कोई खास दिलचस्पी अभी तक नहीं देखी गई है, लेकिन सत्ता में रहने के 9 साल पूरा होने के बाद जापान जैसे विकसित और मित्र देश की अहम यात्रा पर जाने का जब उन्होंने मन बनाया तो लोगों में दिलचस्पी जरूर पैदा हुई कि ऐसा आखिर वो क्यों कर रहे हैं। एक भगवाधारी सीएम को विदेश यात्रा पर क्यों जाना पड़ रहा है। उस दिलचस्पी का एक अहम पॉइंट है जापान का मैग्लेव ट्रेन, जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इस ट्रेन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यात्रा कर इसका अनुभव करेंगे। ये ट्रेन पटरी पर दौड़ती नहीं, बल्कि पटरी से ऊपर हवा में उड़ती सी लगती है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ग्लाइड करती हुई। ऐसा इसलिए कि ये ट्रेन मैग्नेटिक पावर यानी चुंबकीय शक्ति से चलती है। इस ट्रेन को जापान ही नहीं, पूरी दुनिया में भविष्य की ट्रेन परियोजना माना जा रहा है। 2027 में इसे जापान के टोक्यो से नागोया शहर के बीच चलाए जाने की तैयारी कर ली गई है। योगी आदित्यनाथ का इस सबसे तेज गति से उड़ने वाली ट्रेन में टेस्टिंग करना, इस ट्रेन में बैठना भविष्य की तैयारी से जोड़कर यहां भारत में देखा जा रहा है। भारत और जापान के बीच पहले से ही बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम चल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैग्लेव ट्रेन का टेस्टिंग सफर काफी अहम माना जा रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश जैसी बहुत बड़ी आबादी वाले राज्य में, जहां पर परिवहन व्यवस्था एक बड़ी चुनौती रही है। उसको मजबूत बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम हो सकता है। जापान में पहले भी कई मुख्यमंत्री सरकारी दौरे पर गए होंगे, लेकिन ठेठ भगवा भेष में पहली बार कोई मुख्यमंत्री जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री या नेता अपने देश में तो देसी कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब वो विदेश जाते हैं तो उनका पहनावा विदेशी हो जाता है। वो सूट बूट में दिखाई देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी पहले भी विदेश यात्रा पर जब भी गए गेरुआ में ही दिखाई दिए हैं, जो उनके गोरखनाथ पीठ के प्रमुख होने के नाते स्वाभाविक परिधान है। जापान के निवासियों के लिए भी भगवा कोई अछूता या अजूबा रंग नहीं है। दरअसल जापान में कई लोग ऐसे हैं जो मूल रूप से बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। इस धर्म की उत्पत्ति, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में हुई थी। इस नाते वहां के बौद्ध भिक्षुआ भी भगवा वस्त्र पहनते हैं, जो कि अब जापान की संस्कृति का एक हिस्सा बन चुका है। तो जापान के लोगों के लिए भी भगवा रंग कोई अजीबोगरीब या अछूता रंग नहीं होगा। जापान और भारत के इस रिश्ते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले ही अभिव्यक्त कर चुके हैं। सुनिए। ये रिश्ते आज के नहीं हैं, बल्कि सदियों के हैं। इनके मूल में आत्मीयता है, सद्भावना है, एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता के लिए सम्मान है। तो एक मुख्यमंत्री की हैसियत से योगी आदित्यनाथ जापान जा रहे हैं, तो एक तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही नक्शे कदम पर चलते दिखाई दे रहे हैं। अब आपको याद दिलाएं, 2007 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब जापान के दौरे पर गए थे तो वो गुजरात के उन दिनों मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब वो पहली बार गए तो 2007 में गए, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कई दिग्गज कंपनियों का उस दौरे में दौरा किया था और उनको निवेश के लिए गुजरात बुलाया था। जापान के साथ प्रधानमंत्री मोदी के सहजता भरे संबंध ऐसे हैं कि देश की बागडोर संभालने के बाद भी वो कई बार जापान जा चुके हैं।
प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में ही जब वो जापान गए थे तो वहां उनके ड्रम बजाने वाला वीडियो काफी वायरल हुआ था। तो हाल ही में जब वो जापान दोबारा पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री के साथ गोलगप्पे खाते हुए उनकी तस्वीरें आई, काफी आनंद वो ले रहे थे। रिश्तों की यह सहजता भारत और जापान के संबंधों की मिठास से निकली है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बार जापान की यात्रा की, जिसकी बुनियाद वो मुख्यमंत्री रहते ही डाल चुके थे। अब उसी रास्ते पर जापान में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश और जापान के बीच गौतम बुद्ध के कारण संस्कृति की एक मजबूत कड़ी भी जुड़ती है, जो आपको पता होना चाहिए। आपको याद दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट के प्रमुख स्थलों खासकर सारनाथ और कुशीनगर के विकास में जापान की बहुत अहम भूमिका रही है, ताकि वो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल बना सके। साथ ही हाई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जापान यूपी के प्राचीन बौद्ध स्मारकों और स्थलों के संरक्षण और डिजिटल पुनर्निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है। साथ ही जापान यूपी के साथ मिलकर सस्टेनेबल पर्यटन को बढ़ावा भी इन दिनों दे रहा है। अब इन सुनहरे रिश्तों से योगी आदित्यनाथ की यात्रा से बेशक 4 चांद लगने की उम्मीदें जाग उठी हैं। ये दूसरी बात है कि समाजवादी पार्टी के नेता और मुखिया अखिलेश यादव मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की इस यात्रा पर अब तंज कस रहे हैं। सुना है कि जापान जा रहे हैं, किसी इनके संगी साथी चापलूस को जापान जाना था, उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है, उसी वनस्पति के चक्कर में लगता है घूमने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ जापान और सिंगापुर की यात्रा पर होंगे। 2 देशों की यात्रा है, 4 दिनों के लिए विदेश जा रहे हैं। 22 फरवरी को योगी सिंगापुर के लिए पहले रवाना होंगे। 23 और 24 फरवरी को वो सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। फिर वहीं से 25 और 26 फरवरी को जापान के दौरे पर चले जाएंगे। जापान अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के लिहाज से दुनिया को रास्ता दिखाता है। जापान से भारत के बेहतर संबंध काफी पहले से रहे हैं। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ अलग अलग मुलाकातें करेंगे। इस मुलाकात का मकसद जापानी कंपनियों को निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में बुलाने के लिए तैयार करना है। सिंगापुर जापान यात्रा के दौरान सीएम योगी अरबों डॉलर के निवेश को तलाशेंगे। सीएम योगी उत्तर प्रदेश को देश के अगले औद्योगिक पावर हाउस के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ग्रेटर नोएडा के पास जापान सिटी और सिंगापुर सिटी बनाने की योजना भी यूपी सरकार की है। टाइम्स नाउ नवभारत को मिली जानकारी के मुताबिक यमुना एक्सप्रेस वे के सेक्टर 5A और सेक्टर 7 में जापानी और सिंगापुर के औद्योगिक शहरों के विकास के लिए 500 एकड़ भूमि आवंटित करने की बात सरकार के मन में है। इस यात्रा के बाद अगर निवेशक आते हैं तो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को और रफ्तार मिलने वाली है। देखिए, भगवा तो हमारी ड्रेस है, ये तो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है और उनका जाना ये दिखा रहा है कि कितना उत्तर प्रदेश की नीतियों में, उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए पूरे विश्व में कितनी इच्छाएं हैं। आपने देखा जब ग्लोबल बिजनेस समिट हुई तो वर्ल्ड की हर टॉप मोस्ट कंपनी, हर सीईओ यहाँ पे आए और सबने इन्वेस्ट किया। 40 लाख करोड़ के प्रपोजल्स आए, 15 लाख करोड़ के प्रपोजल धरातल पे आ चुके हैं। तो दिस शोज की कितना ज्यादा क्रेडिबिलिटी उत्तर प्रदेश की सेक्टोरल पॉलिसीज में और हर सेक्टर में निवेश आ रहा है। सीएम योगी का यह दौरा तब हो रहा है जब 1 साल बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होने। ये यात्रा तब भी हो रही है जब एआई की दुनिया में एक बड़ा शिखर सम्मेलन अभी नई दिल्ली में चल रहा है। इन योगी हाईटेक डेवलपमेंट में ऐसे में योगी आदित्यनाथ का सिंगापुर जापान का दौरा हाईटेक विकास की तरफ बढ़ाए गए कदम को दर्शाता है। माना जा रहा है कि ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश पर काफी जोर रहने वाला है। देखिए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। योगी आदित्यनाथ अपनी वेशभूषा से अपनी परंपरा से जुड़े हैं और विकास वाली सोच से आधुनिकता से जुड़े हैं। वो भगवा लिबास में जापान जा रहे हैं तो स्वामी विवेकानंद का जापान का इतिहास भी आपको पता होना चाहिए। वो भी भगवा वस्त्र पहनते थे और भगवा वस्त्रों में ही जापान गए थे।
आज से 133 साल पहले 1893 में जब स्वामी जी अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद के लिए जा रहे थे तो उससे पहले वो जापान पहुंचे थे। जापान में स्वामी विवेकानंद कई शहरों में घूमने गए। टोक्यो राजधानी से लेकर क्योटो, ओसाका, योकोहामा और नागासाकी जैसे शहरों का उन्होंने दौरा किया। स्वामी जी जापान की साफ सफाई, तरक्की पसंद सोच और अनुशासन से बहुत प्रभावित हुए थे। अब उसी भगवा वस्त्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान पहुंचने वाले हैं। अपनी उस जापान यात्रा के बाद एक इंटरव्यू में स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था वो सुनना चाहिए। स्वामी जी ने कहा था, जापानियों ने अब वर्तमान समय की जरूरतों को पूरी तरह से समझ लिया है। उनके पास एक सुव्यवस्थित सेना है जो उनके ही एक अधिकारी द्वारा बनाई गई तोपों से लैस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बेजोड़ है। इसके अलावा वो लगातार अपनी नौसेना का विस्तार कर रहे हैं। मैंने एक जापानी इंजीनियर द्वारा खोदी गई लगभग 1 मील लंबी सुरंग देखी है। माचिस के कारखाने तो बस देखने लायक हैं और वे अपनी हर जरूरत को अपने देश में ही पूरा करने पर तुले हुए हैं। स्वामी जी की यात्रा से आज तक जापान ने कई उतार चढ़ाव देख लिए। एक वक्त वो चीन को हरा दिया करता था और एक वक्त वो आया कि वो अपने 2-2 शहरों पर उसने एटम बम की भीषण मार झेली। लेकिन मुश्किलों से निकलकर उसने विकास के लिए अपना रास्ता दुनिया में बना लिया है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां निवेश के लिए जा रहे हैं तो विपक्षी पार्टियां स्वामी विवेकानंद का हवाला देकर भी योगी आदित्यनाथ पर चुटकी ले रही हैं। उससे पहले स्वामी विवेकानंद कहाँ गए थे, किस वृक्ष में गए थे? तो स्वामी जी से लोगों ने जिद किया कि स्वामी जी धर्म क्या है। तो स्वामी जी पहले मना किए, फिर लोगों ने कहा नहीं आप हमें धर्म के बारे में बताएं। तब स्वामी जी ने अपनी तरफ इशारा किया और स्वामी जी ने कहा कि धर्म को जानना चाहते हो कि धर्म क्या है? तो लोगों ने कहा हम जानना चाहते हैं। तो कहे जो भूखे पेट हैं इनके रोटी का इंतजाम कर दो, धर्म अपने आप में व्यापक हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी थोड़ा लेट कर गए। उन्हें पहले जाना चाहिए था, जापान भी जाना चाहिए था, सिंगापुर, अमेरिका, लंदन भी जाना चाहिए। तो जब वहाँ से जा कर के देखते कि वो कहाँ हैं और वो कहाँ खड़े हैं, तो ये कपड़े की लड़ाई, धर्मों की लड़ाई, जातियों की लड़ाई, इससे ऊपर उठ करके उत्तर प्रदेश की तरक्की और खुशहाली के लिए कुछ काम करते हैं। जापान प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी एक हनुमान मंदिर में भी जाएंगे और दर्शन करेंगे। हनुमान जी का वो मंदिर राजधानी टोक्यो से करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी पर बताया जाता है। इस धार्मिक दर्शन के लिहाज से इस यात्रा को सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव के लिए भी अहम माना जा रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ जनता तय करती है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, किसी राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा। लोकतंत्र है तो लोक ही सर्वोपरि है और तंत्र उस लोक की सेवा के लिए है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस यात्रा को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे हिंदुत्ववादी नेता से आगे उनकी छवि एक विकास पुरुष की बनती है। इससे उत्तर प्रदेश में विकास के नए रास्ते खुलेंगे, जिससे योगी की छवि और ज्यादा सुधरेगी। धर्म और विकास में एक समान दिलचस्पी से योगी को चुनावों में सियासी फायदा भी हो सकता है। फिर इससे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चलते हुए भी दिखाई देते हैं। और बीजेपी के एक बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान से आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगी की अपनी पहचान बनेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी की कमान संभालने के बाद मॉरिशस और म्यांमार जैसे देशों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन जापान और सिंगापुर जैसे अमीर और विकसित और अहम देशों की तरफ उनके कदम अब अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर आगे बढ़े हैं। इसी नोट पर इस कहानी के बाद अब बढ़ते हैं आज की अगली स्टोरी की ओर, और यह स्टोरी है एक और इस हलचल से जुड़ी हुई जो इस वक्त यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक काफी सुनाई दे रही है। ये खबर यूपी से है। यूपी में इस रमजान में भी स्पीकर लाउड नहीं होगा। लाउड स्पीकर को होकर जो आवाज उठी है उसके लेकर वो यूपी विधानसभा से जो अब और लाउड होकर सियासी जंग में बदलती दिखाई देती है। रमजान का महीना इबादत का वक्त होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अजान के लाउड स्पीकर पर फिर से बहस तेज हो गई है। नेताओं की जुबानी जंग फुल वॉल्यूम में चल रही है। फिलहाल लाउड स्पीकर को सेंटर में रखकर एक त्रिकोण बन गया है, जिसका एक एंगल इबादत है,
दूसरा कानून का और तीसरा एंगल राजनीति का है। कमाल की बात यह है कि इस त्रिकोण पर साल दर साल बहस की आवाज और तेज होती जा रही है। इस बार की कहानी शुरू हुई यूपी विधानसभा से। 0 आवर के दौरान समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप कमाल अख्तर ने सहरी और इफ्तार के वक्त लाउड स्पीकर से ऐलान करने की, अनाउंसमेंट करने की इजाजत मांगी। उन्होंने दलील रखी कि इससे लोगों को सुविधा होगी, लेकिन योगी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया। पिछले दिनों सरकार की तरफ से ज्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, तो सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमजान के महीने को देखते हुए अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। आज सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, कमजोर से कमजोर आदमी मोबाइल रखता ना, और उसमें मोबाइल में टाइम भी आता। तो अब आवश्यकता तो है नहीं, जो उस वक्त की परंपरा है जब घड़ी होती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद यूपी में योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर सख्ती दिखाई। मंदिर हो या मस्जिद, जहां भी नियमों का उल्लंघन हुआ वहां से लाउड स्पीकर हटा दिए गए। यूपी में यह विवाद 2004 में मुरादाबाद से उठा था। विवाद बढ़ा तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2005 में लाउडस्पीकर विवाद पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पूरी तरीके से बैन रहेगा। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नियमों के तहत ही लाउडस्पीकर बजेंगे। रिहायशी इलाकों में लाउडस्पीकर की सीमा 55 डेसिबल साउंड की होगी, जबकि रात में 10 बजे तक आवाज 45 डीबी से अधिक नहीं होगी। राजनीतिक गलियारों ने इसे समाजवादी पार्टी की मुस्लिम परस्त राजनीति से जोड़कर देखा है। आरोप लग रहे हैं कि ऐसा करके समाजवादी पार्टी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि विधानसभा से लेकर सड़क तक वो मुस्लिम समाज की आवाज उठाती है। इस पर यूपी के मौलानाओं का क्या कहना है, उसको भी सुन लीजिए। किसी भी धर्म का हो, उसको उस तरह की आवाज नहीं पसंद होगी कि जिससे उसके कानों में बहुत ज्यादा तकलीफ और अजियत हो। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जब बोर्ड के इम्तिहान हो रहे हैं, इलाहाबाद बोर्ड भी और CBSE बोर्ड भी सबके हैं, तो इस समय जो है लाउड स्पीकर का कम इस्तेमाल अगर कोई करता है तो बहुत अच्छी बात है। प्रशासन का सिर्फ कहना यह है कि ज़्यादा आवाज़ ना हो। मस्जिद के इहाते के अंदर शासन की तरफ से यह आदेश है, तो उसी पर हम लोग अमल करते आए हैं। शासन प्रशासन की जो भी हिदायत होती है, लेकिन यह कुछ मस्जिदों में बिल्कुल उतार दिए, बंद कर दिए, उससे लोगों को दुश्वारी है। मैं एक बात ये कहूँगा कि ये सियासत है। देश के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि इस राजनीति से दूर रहें। आप देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले का सम्मान करें। और अब बात लाउडस्पीकर के सियासी एंगल की भी कर लेते हैं। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक भूमिका निभाता है। 2027 में समाजवादी पार्टी के सामने बीजेपी से बड़ी चुनौती असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM से मिलने जा रही है। ऐसी लगातार खबरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। अगर यूपी के मुसलमान ओवैसी की तरफ मुड़े तो इससे समाजवादी पार्टी के कोर वोट बैंक पर सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी की इस मांग को उसके विरोधी राजनीतिक रणनीति से या राजनीतिक मजबूरी से जोड़कर देख रहे हैं। सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी इसे मुस्लिम अधिकारों का मुद्दा बना रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। अब लाउडस्पीकर को लेकर मचा शोर मजहबी मुद्दा है या वोट का खेल, फैसला आपको कर रहा है। यूपी से अब MP की तरफ चलते हैं। बीती रात जबलपुर के सिहोरा में बवाल हो गया। इस फसाद की वजह भी लाउडस्पीकर की तेज आवाज को बताया गया। सिहोरा के आजाद चौक पर दुर्गा मंदिर और मदीना मस्जिद आमने सामने है। कल शाम यहां आरती और अजान एक साथ हुई, फिर वहां वॉल्यूम को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। जमकर पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। आज दोपहर में हिंदू संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए। सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया।
आज जुम्मे की नमाज भी थी। नमाज के बाद जब दूसरे संप्रदाय के लोग मस्जिद से निकले तो पुलिस ने बिना देरी लगाए उन्हें वहां से रवाना कर दिया। लेकिन इसी बीच वहां से कुछ ही दूरी पर उपद्रवियों ने ठेले पलटने शुरू कर दिए, तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। हालात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो इसीलिए पुलिस ने लाठियां चलाकर इन लोगों को मौके से तितर-बितर किया, भगा दिया। अभी विवाद की स्थिति इसीलिए उत्पन्न हुई कि हिंदू संगठन के जो ज्ञापन देने के लिए तमाम जो लोग आए थे, उन्हीं लोगों के बीच से कुछ लोग निकले और उन्होंने अचानक से ठेलों पर हमला कर दिया, ठेले पलटा दिए और ठेले पलटाने के बाद दुकानों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। तो तमाम हिंदू संगठन के लोगों को अब पुलिस जो है वो थाने में लेकर आ रही है और संगठनों का कहना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक से चेहरा ढककर कुछ युवक आए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। देखिए अफरा तफरी इस समय आपको नजर आ रही होगी, पुलिस बल भी इस पर पहुंचा हुआ है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अब तक 49 लोग अरेस्ट किए गए हैं। तो वहीं सियोरा में हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर पुलिस से मांग की कि 24 घंटे के अंदर दुर्गा मंदिर के सामने की मस्जिद तोड़ दी जाए व नमाज अदा न करने दी जाए। साल 1876 में जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने लाउडस्पीकर का आविष्कार किया था तो शायद ये सोचा होगा कि आगे चलकर उनका बनाया लाउडस्पीकर मजहबी फसाद की वजह बन जाएगा। लाउडस्पीकर का आविष्कार 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था। इस खोज के बाद उसे मस्जिदों तक पहुंचने में बहुत देर नहीं लगी। आपको बता दूं कि साल 1936 में दुनिया में पहली बार अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया गया। यह इस्तेमाल सिंगापुर के सुल्तान मस्जिद में किया गया था। उस वक्त सिंगापुर के अखबारों में यह खबर छपी थी कि लाउडस्पीकर से अजान की आवाज अब 1 मील तक जा सकेगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद लाउडस्पीकर की आवाज लोगों को चुभने लगी। तब मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले कुछ लोगों ने अजान में इस नई तकनीक के इस्तेमाल का विरोध करना शुरू कर दिया। कई लोगों का मानना था कि शहर में बढ़ते शोर के बीच अजान की आवाज ज्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी। वहीं कुछ लोगों ने विरोध किया और अब हालत यह है कि सिंगापुर में अजान रेडियो पर होती है, लाउडस्पीकर इस्तेमाल ना के बराबर होता है। वैसे भी अनुमान है कि दुनिया में करीब 36 लाख मस्जिदें हैं। अब हर मस्जिद पर लाउडस्पीकर तेज आवाज में बजने लगे तो कितना शोर मचेगा। फिलहाल हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के रोक के बावजूद शोर मचाने के लिए लोग आमादा दिखाई देते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर और बात एआई की करते हैं, जिसके मकड़ जाल से अभिनेत्री काजोल निकल आई हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपो कल खत्म हो जाएगा। वैसे तो इसकी तारीख 16 से 20 फरवरी तक तय की गई, लेकिन लोगों के उत्साह को देखते हुए इसे एक दिन और बढ़ा दिया गया। भारत में पहली बार बड़ा ग्लोबल एआई समिट हुआ है। आजकल पूरी दुनिया एआई की रट लगा रही है। लोगों की जिंदगी में खाने से भी ज्यादा जरूरी आजकल कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है। एआई से जितना फायदा हो रहा है उतनी ही चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। कई लोगों के लिए एआई जी का जंजाल बना हुआ है। ऐसे ही जंजाल में अभिनेत्री काजोल भी फंस गई थी, जिन्हें आज बड़ी राहत कोर्ट से मिली है। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री काजोल के एआई डीप फेक कंटेंट पर रोक लगा दी। व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा की मांग वाली काजोल की याचिका पर कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि व्यावसायिक फायदे के लिए काजोल के नाम, फोटो और वीडियो का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने एआई और डीप फेक वाले अश्लील वीडियो और फोटो के साथ आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का आदेश भी दिया है। पर्सनैलिटी राइट्स को सुरक्षा देते हुए कोर्ट ने साफ किया कि अब बिना अनुमति के एक्ट्रेस के नाम, फोटो और वीडियो का इस्तेमाल करना अपराध होगा। यानी अब किसी ने ऐसा किया तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। एआई और डीप फेक के जरिए इन दिनों सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार की बाढ़ आई हुई है। अश्लील साइटों पर एक्टर और एक्ट्रेसेस की तस्वीरों का डीप फेक के जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ साइट बिना इजाजत के धड़ल्ले से एआई की आड़ में सेलिब्रिटीज के वीडियो का इस्तेमाल करते हैं, डिक्लेयर तक नहीं करते हैं कि ये एआई है। इसके अलावा भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए डीप फेक फोटो और वीडियो भी अपलोड कर देते हैं। पर्सनैलिटी राइट्स के मामले में हिंदी सिनेमा से लेकर दक्षिण भारतीय सिनेमा के सेलेब्स कोर्ट का रुख कई बार कर चुके हैं। दक्षिण भारतीय सिनेमा से आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण, नागार्जुन और जूनियर एनटीआर को कोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षा प्रदान की हुई है। हिंदी सिनेमा से अगर बात करें
तो आर माधवन, विवेक ओबरॉय, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन भी पर्सनैलिटी राइट्स मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। एआई समिट में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर देश का विरोध क्यों हो रहा है? टी शर्ट उतारकर विरोध के पीछे मंशा क्या है? अमेरिका से ट्रेड डील पर कांग्रेस का आपत्तिजनक विरोध, जवाब में बीजेपी का भी कांग्रेस पर हल्ला बोल। दुनिया ने एआई के क्षेत्र में भारत की ताकत, दिलचस्पी और रुझान को देखा। ये तस्वीर देखिए जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज भारत मंडपम पहुंचकर शर्टलेस, टॉपलेस इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। दुनिया ने एआई के क्षेत्र में भारत की ताकत, दिलचस्पी और रुझान को इन 4-5 दिनों में जमकर देखा है। एआई वर्ल्ड समिट से साफ हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भारत के नाम का सिक्का चलने वाला है। हालांकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के झूठ से थोड़ी किरकिरी हुई, लेकिन अब एक नई किरकिरी करने पर भारत मंडपम में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। एआई समिट में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध करने के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी टी शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। वो नारा बेहद आपत्तिजनक भी था। उनकी टी शर्ट पर पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर बनी थी। अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर विरोध का वीडियो अपलोड करते हुए यूथ कांग्रेस ने लिखा कि एआई समिट के चमकदार मंच के पीछे सच को दबाया नहीं जा सकता। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने पुलिस पूछताछ उनसे कर रही है। इसके जवाब में शाम होते होते बीजेपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर हल्ला बोल दिया। बीजेपी के यूथ के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। देखिए, युवा हैं, जोश में आ जाते हैं। जिस तरह से उनके भविष्य का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह से भारत ने समर्पण किया है, जिस तरह से युवाओं के पूरे जो करियर है उसके ऊपर सवालिया निशान लगता जा रहा है, तो कभी कभी जोश में आ जाते हैं और आज उन्होंने अपने जोश को प्रकट करने के लिए किया है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान की, जिसके पीएम शहबाज शरीफ ने देश की नाक एक बार फिर से कटवा दी। पाकिस्तान ने दुनिया में अपनी बेइज्जती के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान ने बेइज्जती का पेटेंट करवा लिया है। कल हमने आपको दिखाया था कि पाकिस्तान हॉकी टीम कैसे ऑस्ट्रेलिया में बर्तन साफ कर रही थी, लेकिन आज तो खुद पीएम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की नाक कटवा दी। जिस ट्रंप की चापलूसी करने शहबाज शरीफ अमेरिका गए थे, उसी ट्रंप ने शहबाज का सरेआम मुर्गा बना दिया। बोर्ड ऑफ पीस समिट में भरी सभा के बीच शहबाज को ट्रंप ने जलील करके सबके बीच खड़ा कर दिया। ट्रंप ने हुक्म सुनाया, वो शहबाज को तामील करना ही था। ट्रंप के कहते ही शहबाज शरीफ फौरन खड़े हो गए। दरअसल इन पाकिस्तानी नेताओं की चर्बी इतनी मोटी हो गई है कि इन्हें बेइज्जती से अब फर्क ही नहीं पड़ता। ट्रंप कहते हैं उड़ जाओ तो वो उड़ जाते हैं। तभी को बेइज्जत होने के बावजूद शहबाज ने झुककर ट्रंप का शुक्रिया भी अदा किया। वो इसलिए शायद खुश थे कि ट्रंप ने जैसे उनकी तरफ देख तो लिया, मानो ट्रंप ने उनको कोई लड्डू खाने को दे दिया। बेशर्मी इतनी कि इज्जत उतारे जाने पर भी शहबाज मुस्कुराते हुए नजर आए। शहबाज कोट पैंट और टाई में चीता बनकर ट्रंप के सामने पहुंचे थे, लेकिन ट्रंप ने शहबाज को उठक बैठक कराकर पाकिस्तान के कपड़े उतरवा दिए। इतनी बेइज्जती किसी इज्जत वाले शख्स की होती तो वो डूब कर मर जाता, लेकिन पाकिस्तानियों को तो इसमें मजा आता है। ट्रंप ने शहबाज को जलालत के डिब्बे में एक और गिफ्ट दिया।
जिसे सुनकर शाहबाज को सांप सूंघ गया। भरी सभा में, जी हां, भरी सभा में ट्रंप ने पीएम मोदी की शान में कसीदे पढ़ दिए। ये सुनकर शाहबाज का बीपी तो बढ़ा ही होगा, लेकिन ट्रंप के दरबारी शाहबाज की इतनी हैसियत थी कि वो कुछ ना बोल पाए। बेचारा छाती पर पत्थर रखकर पीएम मोदी की तारीफ सुनते रहे। डोनाल्ड ट्रंप सर्कस के रिंग मास्टर की तरह पाकिस्तान को नचा रहे हैं। दरअसल शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ट्रंप को चापलूसी का नोबेल मिलना चाहिए। हालांकि नोबेल पुरस्कार में चापलूसी की कोई कैटेगरी होती नहीं है, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस समिट में शहबाज ट्रंप को मैन ऑफ पीस बताते हैं। लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान के वजीर आजम का ऐसा हाल किया जिसे देखकर दुनिया अब हंसी उड़ा रही है। तो जिस तरीके से ट्रंप उठक बैठक करा रहे थे शहबाज शरीफ से, तो ये उनकी बेइज्जती का पार्ट 1 आपने देखा था। शहबाज शरीफ अमेरिका के दौरे पर है। अब आपको पार्ट 2 दिखाता हूं, कैसे एक बार और बेइज्जती हुई। पहले मंच पर जलील किया और फिर जब फोटो सेशन हुआ उस दौरान पाकिस्तान की दूसरी भद्द पिटी है, जब ट्रंप ने बगल में खड़े शहबाज शरीफ को पीछे की ओर भगा दिया। शहबाज शरीफ ट्रंप के बगल में फोटो खिंचवाना चाह रहे थे, ऐसा इन तस्वीरों से प्रतीत होता है, लेकिन उनका यह सपना ट्रंप ने सरेआम तोड़ कर रख दिया। ग्रुप फोटो में भी शहबाज शरीफ को किनारे खड़ा कर दिया गया। ट्रंप बीच में, उनके साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री दिखाई दिए। पीछे सऊदी अरब, कतर और इंडोनेशिया के बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। शरीफ पीछे कहीं पिछली लाइन में दाहिने किनारे पर कोने में छोटे से व्यक्ति दिखाई देते हैं। वैश्विक मंच पर ऐसी फोटो से देश की हैसियत का अंदाजा आसानी से लग जाता है। ट्रंप की नजर में पाकिस्तान की इज्जत 2 कौड़ी की है, जी हां, 2 कौड़ी की। यह ग्रुप फोटो इसी का प्रमाण है। बोर्ड ऑफ पीस समिट के दौरान शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिन्हें देखकर पाकिस्तान के लोग हंसी उड़ा रहे हैं। इस वीडियो में शहबाज शरीफ ट्रंप का गर्मजोशी से स्वागत करने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। ट्रंप के मिलकर हंसते हैं। हालांकि लोग ये वीडियो देखकर शहबाज शरीफ पर ही हंस रहे हैं। शहबाज ट्रंप से हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रंप शहबाज के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें ऐसे खींच रहे हैं जैसे कोई उनसे गले मिलने के लिए गिड़गिड़ा रहा हो और वो उस पर कृपा कर दे रहे हो। वैसे तो शहबाज की हाइट ट्रंप से बहुत कम है, लेकिन इस वीडियो ने पूरे पाकिस्तान का कद दुनिया के सामने छोटा करके रख दिया है। शहबाज की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अब बारी मुनीर की है, जिन्हें अगले हफ्ते अमेरिका जाना है और ट्रंप से मिलना है। यानी शेर का पिंजरा तैयार है, बस शिकार का इंतजार है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका दौरे के दौरान भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। दोनों नेता जब अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस पहुंचे थे, तो उन्हें करीब 1 घंटे तक बाहर का इंतजार करना पड़ा। इसी डर से मुनीर का गला सूखा हुआ है, लेकिन क्या करें, हुजूर ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का दौर चल रहा है। पाकिस्तान की बेइज्जती की एक और तस्वीर विस्तार से कल शाम 7:30 बजे दिखाऊंगा मैं चक्रव्यूह स्पेशल में। जरूर जुड़ेगा मेरे साथ, बड़ी तैयारी के साथ आपके सामने आने वाले हैं। लेकिन अब चक्रव्यूह के इस एपिसोड में नजर डाल लेते हैं पब्लिक व्यू की। आज की स्टोरीज पर जनता की राय क्या आई है। शुभम भारती का पोस्ट है, बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सरकार को धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाने चाहिए। परीक्षा किसी भी छात्र के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होती है। ये सिर्फ अंक नहीं बल्कि भविष्य की दिशा भी तय करती है। बहुत ही लॉजिकल आर्गुमेंट दिया है शुभम। शांतनु गोस्वामी का अगला पोस्ट है, वो लिखते हैं, सीएम योगी का भगवा पहनकर विदेशी दौरा सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं, पहचान का संदेश है। सनातन की आभा वैश्विक मंच पर और भारत की सांस्कृतिक शक्ति विश्व के केंद्र में होने वाली है। तो आज इसी नोट पर मेरे साथ इतना ही। चक्रव्यूह में कल शाम दोबारा मुलाकात होगी 6:57। तब तक के लिए शुभ रात्रि।